सवाल ये है कि क्या अग्निवीर ये बेस्ट तरीका था ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। जाहिर है कि ज़्यादा देर सरकार इतना खर्चा पेंशन का तो नहीं उठा पाएगी ना कोई स्कीम ढूंढनी थी। अगर हर 6 महीने बाद वो क्रू के मेंबर बदली हो रहे हैं, नए पुराने जो ट्रेंड हो गए वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको नए सिरे से ट्रेन करना पड़ेगा, तो आपकी क्रू सर्व्ड वेपन्स की जो जो इफेक्टिवनेस है वो तो बहुत गिर जाएगी साहब। भारतीय सेना का नाम आते ही अपने आप में एक साहस, एक हौसले बुलंद होने वाली आवाज़ हमारी अंतरात्मा से ही आ जाती है। शायद ही किसी और चीज़ के बारे में सोचकर हम में वो चेतना आए। और अगर भारतीय सेना की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे जीडी बख्शी जी का नाम भी सबसे पहले आ जाता है। तो जीडी बख्शी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कुछ देश में चल रहे हाल फिलहाल के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ ही थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, जो कि शायद आप में से हर कोई जानना भी चाहता होगा। बहुत बहुत स्वागत है जीडी बख्शी सर आपको। थैंक यू। सर, हाल फिलहाल का एक मुद्दा अगर उसकी बात की जाए तो अग्निवीर योजना लेके, जब अग्निवीर योजना पिछले साल आई उसके बाद वो विवादों में रही और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके दिल्ली हाई कोर्ट तक आना। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें कोई भी फेरबदल करने से इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक सैनिक रहे हैं, जनरल रहे हैं। नहीं, वो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का नज़रिया बिल्कुल ठीक है कि ये सरकार का दायित्व है और जो एग्जीक्यूटिव है वो इस पे फैसला लेगा, ना कि कोई अदालत इस पे फैसला ले सकती है। इट हैज़ टू डू विद द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, कैसे उसमें चलना है, ये सब तो सरकार का फैसला है। तो हाई कोर्ट का फैसला तो अपने आप में बिल्कुल न्याय संगत है और ठीक है। उन्होंने कहा है कि सरकार ही इसके साथ डील करेगी, सरकारें ही डील करती हैं। विवादों में अग्निवीर जो वो रहा, अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली के युवाओं को छोड़ के अगर बाहर जैसे यूपी, बिहार और हरियाणा, हिमाचल, इस जगह के लोग जो है वो ज़्यादा आर्मी की साइड में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद जो है लड़कों के अंदर, खास तौर पर युवाओं के अंदर काफ़ी रोष था कि हम सिर्फ महज 5 साल के लिए कार्यरत होंगे। हाँ, 4 साल के लिए है। देखिए, बात ऐसी है कि प्रॉब्लम ये है कि जो आपका सेनाओं का पे और पेंशन, जो पे का बिल है, पेंशन का बिल अब उससे ज़्यादा भारी हो गया है। 1.08 लाख करोड़ करके वो जो पे का जो बिल है, जो कि सर्विंग लोगों को जाती है, उससे वो ज़्यादा हो गया है। तो जाहिर है कि ज़्यादा देर सरकार इतना खर्चा पेंशन का तो नहीं उठा पाएगी ना कोई स्कीम ढूंढनी थी जिसके तहत जो कि पेंशन्स का बिल कम हो, रेवेन्यू का बजट कम हो और हमारे कैपिटल बजट को ज़्यादा पैसा जाए, ताकि हम आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीद सकें, अपने देश में बना सकें। ऑल दैट कॉस्ट मनी, तो वहाँ पैसा सरकार को डाइवर्ट करना था ही था। अब सवाल ये है कि क्या अग्निवीर ये बेस्ट तरीका था ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बड़ी यूथफुल प्रोफाइल हो जाएगी फ़ौज की। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है कि जैसे कि आपने बताया, आर्मी एज अ कैरियर, उसका क्या हुआ है? नहीं, उसका क्या होगा कि भाई सेकंड कैरियर बड़ा अच्छा होगा आपका अगर आप फौज में आ जाएं, लेकिन फर्स्ट कैरियर कैसा है? देखिए, सवाल ये है कि अगर मैं गांव में एक लड़का हूं और मेरे पास चॉइस है कि मैं बीएसएफ जाऊं, सीआरपीएफ जाऊं, मैं दिल्ली पुलिस जाऊं, मैं आईटीबीपी जाऊं, वगैरह किसी में भी जाऊं, तो लड़का ये सोचता है कि साहब एक बारी मैं चला गया तो अभी तक जो निज़ाम है उसके अंदर मैं 58 साल तक नौकरी कर सकता हूं। तो बताइए फिर कौन राइट अपनी थिंकिंग के साथ ऐसी सर्विस में जाएगा जिसमें कि केवल 4 साल सर्व करेगा? ठीक है साहब। तो इसके तहत जो आर्मी की अट्रैक्टिवनेस थी एज अ कैरियर चॉइस, यू सी, वो तो बहुत फिर गिर गई ना। इसका मतलब ये नहीं कि लोग फौज में नहीं आएंगे। इस देश में नौकरियों की ऐसी किल्लत है कि अगर आप
पीएन की नौकरी भी एडवर्टाइज करें तो पीएचडी जिन्होंने डिग्री ली हुई है वो भी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं साहब। तो ये प्रॉब्लम तो है और सरकार को एड्रेस करनी पड़ेगी। इसके तहत देखिए प्रॉब्लम्स क्या हैं। 4 साल में से 3.5 साल तो आपके गए, 6 महीने आपके गए ट्रेनिंग में। उसके बाद वो लड़का अपनी पलटन में जाएगा। पलटन मान लीजिए लद्दाख में है, सियाचिन में है, कारगिल में है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में लगी है। क्या टाइम है कमांडिंग अफसर के पास कि वो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे? फिर मैं बताता हूं कि जो आपके क्रू सर्व्ड वेपन्स हैं, जैसे कि आपकी एक तोपखाने की भारी तोप, 155 मिलीमीटर, आपकी 130 मिलीमीटर, 6 से 8 का उसका क्रू होता है। अब वो क्रू को इकट्ठा तालमेल में काम करना है। अगर हर 6 महीने बाद वो क्रू के मेंबर बदली हो रहे हैं, नए पुराने जो ट्रेंड हो गए वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको नए सिरे से ट्रेन करना पड़ेगा, तो आपकी क्रू सर्व्ड वेपन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो तो बहुत गिर जाएगी साहब। टैंकों में क्रू होते हैं, बीएमपी में क्रू होते हैं, सारे आपके जो बड़े भारी हथियार हैं वो सब क्रू सर्व्ड वेपन्स। तो ये क्रू सर्व्ड वेपन्स में फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी क्रू के अंदर, ये भी एक पॉइंट है। तो ये सारे एक सुझाव जो दिया गया था वो ये था कि साहब आप सिंपल सिस्टम कर लें, मैन पावर सिस्टम को होलिस्टिकली देखें, यानी आर्मी का अलग और बीएसएफ का अलग, जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उनका अलग और फौज का अलग। नहीं साहब, आप फौज में लें, यंग लें और उनको फेज आउट करके डाल दें पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि वो भी लड़ रहे हैं नक्सल्स के खिलाफ, यहाँ वहाँ वो भी ड्यूटीज कर रहे हैं, वहाँ ये जो फौज की ट्रेनिंग है बहुत काम आएगी। लेकिन साहब ये बहुत दशकों तक रेजिस्ट किया है इसको, सीपीओज ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, आईपीएस ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि साहब हमको जवान चाहिए। आपको जवान चाहिए लेकिन आपकी रिटायरमेंट एज 58 है। तो ये विरोधाभास है थोड़ा सा। तो व्हाट इज द वे आउट? एक है कि हम गाली गलौज करें, फिर जैसे हमारे कुछ बच्चों को बहका कर बोला तुम ट्रेनें जलाओ, ये करो, वो करो, आगजनी करो, तो ताकि सरकार आपकी सुनेगी। ये तो उससे भी गलत, ये तो दिस इज वर्स देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है साहब, क्योंकि अगर आप सेना में आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है अनुशासन। क्या आप अनुशासित हैं? अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए फौज में कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड वेटरन हूँ, 37 साल मैंने फौज में सेवा करी है, सर्विस करी है एज एन ऑफिसर, और अगर मेरी ट्रेनिंग का टाइम डालें तो 41 साल मैंने फौज में गुजारे हैं। तो उसकी तहत पे, और मैंने हर लड़ाई का मैदान देखा है। मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं पंजाब में लड़ा हूँ, मैं कारगिल में लड़ा हूँ, मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूँ, रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ। तो इतनी लड़ाइयाँ देखने के बाद मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देना चाहता हूँ। जब हम 71 में फ़ौज में भर्ती हुए तो हमारे सिपाहियों की कलर सर्विस 7 साल की थी और उनको 7 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता था। किस लिए? आर्मी को यंग और युवा रखने के लिए। ठीक है साहब। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं उस सिस्टम पे वापस आ सकते, यानी कि जो अग्निवीर जो है उसकी 4 साल की अवधि काफ़ी नहीं है, उसको एनकल्चर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, इंटेग्रेट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये 4 साल से बढ़ाकर ये अवधि, मेरा सरकार को निवेदन है, अगर आप 7 साल कर दें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, वो अभी जो है आप केवल 25% रिटेन कर रहे हैं, अगर 25% में से आप 50% कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम हमारी फौज में ये आ गई है कि कोविड के दौरान हमने जो है कोई 3 साल कोई भर्ती नहीं की है। हर साल 60,000 हमारे सैनिक रिटायर हो जाते हैं। तो 60 इंटू 3 1,80,000 यानी 2 लाख के करीब तो हमारी फौज की नफरी कम हो गई है। अब जाके आपने अग्निवीर की भर्ती शुरू की है और वो भी आप 60,000 नहीं कर रहे साल में, आप 47,000 कर रहे हैं।
मतलब वो जो बैकलॉग को फिलअप करना दरकिनार, आप तो मतलब जो हर साल का वेस्टेज है उसको भी पूरा नहीं कर रहे। मतलब आप लग गए हैं कि आर्मी फालतू की है, भत खा रही है, पैसा खर्चा कर रही है सरकार का, इसको काट देना चाहिए। साहब आप ज़रा देख लीजिए आपकी जियोपॉलिटिकल हालात क्या है। चीन से खतरा बढ़ता जा रहा है, अभी तक कोई शांति की बात नहीं हुई, और पाकिस्तान से खतरा है ही है। वहाँ पे तुर्की आपको आंखें दिखा रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठ गई है। पाकिस्तान से कभी युद्ध हुआ खुदा ना खास्ता तो तालिबान के सारे तमाशबीन वहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरा कहना, मेरा सुझाव बड़ा सीधा है कि आप अग्निवीर की स्कीम अब हमने शुरू कर दी है तो हम इसे कंटिन्यू करें, लेकिन इसमें कुछ जो है बदलाव कर लें जो कि बहुत फ़ायदामंद कर देंगे, इस स्कीम को पक्का और बड़ा परिपक्व कर देंगे। वो है कि सर्विस 4 साल से बढ़ा के 7 साल कर दीजिए, और जो परसेंटेज जो आप रिटेन करेंगे सेना में वो 50% कर दीजिए, ताकि जो पहला कैरियर है वो वाइबल कैरियर बन जाए। आपका ये कहना कि साहब 4 साल नौकरी करो फिर जाओ, बगैर पेंशन, बगैर बेनिफिट, बगैर मेडिकल बेनिफिट, कुछ भी नहीं मिलेगा, कैंटीन बेनिफिट कुछ भी नहीं देंगे, और हाँ दूसरा कैरियर लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रॉमिसेस अभी हो रहे हैं, अगली सरकार आती है मानेगी नहीं मानेगी, ये कहीं स्टैच्यूएट में तो नहीं आए साहब। तो इसके अच्छा है कि अगर हम ये 2 बदलाव कर दें तो ये स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है, और ये जो है ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाएगी। यानी बांग्लादेश के युद्ध में जो सिपाही गए थे उनकी 7 साल की सर्विस थी, और उन्होंने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, क्योंकि 7 साल पर्याप्त थे उनको इंटीग्रेट करने के लिए सेना के ईथॉस में, सेना की ट्रेनिंग में, अपने यूनिटों के अंदर। वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो ये ट्राइड टेस्टेड मॉडल है, तो इस पे चलिए ना। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन की जा रही है ये सेना के साथ ही क्यों? और मेरा आखिरी सवाल है कि इस देश में एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इतना बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सारे रिफॉर्म हैं वो सेना के लिए हैं, जैसे कि सेना तो बेकार, सेना हारी पिटी मार खाई सेना है, और इसको तो बदली करना, इतना बदली करो, इतना बदली करो, इतना बदली करो, और छोटे से समय में इतने बदलाव लाओ कि ऐसे ही ये असंतुलित हो जाए। ये बहुत खतरे वाली चीज़ है, सोच समझ के करिए। आपकी जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है, थ्रेट एनवायरनमेंट, दैट इज नॉट सेफ। बहुत खतरा है देश पे। इतनी एक्सपेरिमेंटेशन करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने छोटे अरसे में। ये वही बात हो जाएगी, 62 में हमने फौज को एकदम एक्सपैंड किया, फौज थोड़ी बहुत असंतुलित हो गई थी, उसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने सोचा आखिरी चांस मेरी है 1965, इसके पहले कि ये स्टेबलाइज हो जाए मैं चढ़ जाऊं। तो फिर आप अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि आपके खतरे मैक्सिमम पे जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।